अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे और ये हमारे 6 सेमेस्टर का सेकंड कोर्स है जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं कि क्या क्या हमने इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एपिडेमियोलॉजी का, चूंकि पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये है किस बारे में या एपिडेमियोलॉजी का सब्जेक्ट होता क्या है। तो जैसे कि आपको इसके अल्फाज में नज़र आओगा कि इसमें एक आपको नज़र आ रहा है वर्ड ईपी। ईपी का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या अपान या बी फॉल। जैसे नॉर्मली हम स्किन के लेयर पढ़ते हैं ना, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मस, या फिर इसी तरह किसी भी चीज़ में आप ईपी का वर्ड लगाते हो तो मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ भी हमने ईपी का वर्ड लगाया हुआ है, तो मतलब ये किसी चीज़ की स्टडी होगी जो हम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है, डेमो या डेमियो। तो डेमो का मतलब होता है पीपल, पॉपुलेशन या मेन, यानी कि आबादी। सिंपली आप यही कह सकते हो, आबादी। ठीक है। डेमोग्राफिक्स से लिया हुआ है। डेमोग्राफिक्स मतलब वही आबादी की स्टडी को कहते हैं। और इसी तरह लॉजी, लॉजी तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वही स्टडी को कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होगा कि स्टडी दैट या स्टडी विच बी फॉल्स ऑन पीपल और मेन, यानी कि वो स्टडी जिसमें हम लोगों के बारे में और आबादी के बारे में पढ़ते हैं। सिंपली चीज़ यही है। ठीक है। आप लोगों के बारे में पढ़ते हो, एक स्पेसिफिक आबादी के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। कोई रिसर्च कर रहे हो, ये है एपिडेमियोलॉजी, सिंपल। ठीक है। आगे चलते हैं तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। A scientific means to investigate disease in a population। एक आबादी है, आप एक इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पे आबादी में एक बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है और आपको लग रहा है कि ये बीमारी सिर्फ यहाँ पे है और इलाकों में नहीं है। ठीक है। तो आप रिसर्च करते हो, आप ऐसे रिस्क फैक्टर, ऐसे कॉजेज़ तलाश करते हो जिसकी वजह से वो बीमारी होती है। अब जब आप ये इन्वेस्टिगेशन करते हो ना और एक स्टडी करते हो कि साइंटिफिकली मैं इस चीज़ को मालूम करूं कि ये बीमारी होती किस वजह से, तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है या जो इन्वेस्टिगेशन है जो आप साइंटिफिकली कर रहे हैं, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इसमें नीचे भी वही लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिव मेथड यूज टू डिटेक्ट द कॉज और सोर्स ऑफ ए डिजीज, या कोई भी डिसऑर्डर, सिंड्रोम, व्हाटएवर जो भी कंडीशन हो, और उसमें आप किसी भी कॉज को या फिर उसके सोर्स को मालूम करना चाहते हैं जिसकी वजह से दैट कॉज पेन, इंजरी, इलनेस और डेथ, जो लोगों में ये सारी चीज़ें करवा रही है। ठीक है। तो आप उन लोगों में, पॉपुलेशन में या किसी भी ग्रुप में वो चीज़, उसके सोर्सेज, उसके रिस्क फैक्टर देखना चाहते हो, तो इस चीज़ को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है, सो यू कैन सी दैट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही किसी भी जो रिस्क फैक्टर है या किसी भी कॉजेस का नेचर देखते हैं कि मतलब ये बीमारी किस तरह की है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले जो है चिकनगुनिया का मसला आया था, तो हम देखते हैं कि चिकनगुनिया का नेचर क्या है। ये बीमारी जब आती है तो मतलब किस किस तरह के साइन सिम्टम लेके आती हैं, बंदे में क्या तब्दीली आती है। ठीक है। और उसके जो है मेन कॉजेस क्या है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने लोग इसकी वजह से बीमार होते हैं, किस तरह लोगों में ये बीमारी फैलती है, और कितने लोग इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा ऑल्सो इन्वॉल्व करेक्टराइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ स्टेटस, यानी कि कहाँ पे लोग कितने सेहतमंद है, कितने बीमार है। ठीक है। कहाँ पे कौन सी बीमारी ज़्यादा है, कौन है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एज के साथ या फिर जेंडर के साथ या कोई नस्ल में एक बीमारी चली आ रही होती है, या किसी ख़ास जियोग्राफी में होती है, यानी एक ख़ास इलाके में होती है। ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी जो किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि बड़ी ईद जो होती है ना, तो बड़ी ईद पे लोग गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। या फिर वो जो जानवर ज़िबा करते हैं तो उसमें ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां होती है, या फिर कुछ जानवर बीमार होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, जो वो खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो ये एक रिलीजियस एक्टिविटी की वजह से। कुछ लोगों को एजुकेशन की कमी होती है, नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का।
कुछ लोग ऐसे जॉब करते हैं, ऑक्यूपेशंस उनके ऐसे होते हैं कि जॉब की वजह से वो स्ट्रेसफुल रहते हैं, बीमारियां होती हैं, गंदी जगह पे होते हैं, कोई धुआं और इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। या कुछ लोग ये बिहेवियर्स यानी खाना पीना, लाइफस्टाइल, ऐसी चीज़ें, टाइम, प्लेस, पर्सन, ये सारी चीज़ें जो होती है ये बीमारी के ऊपर और लोगों के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। ठीक है, तो जब हम ये सब पढ़ते हैं तो ये एपिडेमियोलॉजी के मेन बेसिक चीज़ों में आती है, यानी ये एपिडेमियोलॉजी का हिस्सा है जब आप इसको पढ़ते हो। अच्छा, फिर आप इसलिए करते हो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ताकि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, यानी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को एक्सप्लेन कर सकें कि एक बीमारी एक जगह पे फैल रही है तो क्यों फैल रही है, उसके पीछे वजूहात क्या है और इन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन क्यों है। जैसे कि हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना, तो इस तरीके के हम इसके कॉजेज मालूम करते हैं और फिर इसके इलाज की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हम उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ का कॉजेज और रूट में जाते हैं कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसमें आप किस किस स्कोप में या किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स के साथ मतलब लिंक है, कनेक्टेड है। ठीक है, बायोलॉजी में आप उसको बायोलॉजी के साथ लिंक करोगे तो उसमें डिजीज़ का प्रोसेस और वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड जो है वो पूरी की पूरी बायोलॉजी है ना, तो वो उसके साथ तो लिंक है ही। इसके अलावा सोशल साइंस डेवलप डिसिप्लिन, जिसमें सोशोलॉजी, फिलोसफी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे से फील्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी एपिडेमियोलॉजी के साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी लोगों के साथ और आबादी के साथ ताल्लुक़ होता है, लेना देना होता है। इसीलिए अगर आप एक एपिडेमियोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का, यानी फिलॉसफी का, सोशियोलॉजी का, आबादी का, पॉपुलेशन का, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो है मतलब पब्लिक हेल्थ में आप ज़्यादातर जब भी आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ोगे तो ये ज़्यादा यूज़ कहाँ की जाती है कि पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, और आप इस तरह की कोई प्रिवेंटिव केयर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उन जिनके मेडिकल फील्ड है तो ज़्यादातर उसी में यूज़ होगा। इसके अलावा इट इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज़, वही बात जो हम बात कर रहे हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है उसको हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, उसको क्लिनिकली किस तरह बीमारी को जांचना है, उसको किस तरह ठीक करना है, ये एपिडेमियोलॉजी के यूजेस होंगे। अच्छा, अब पर्पस में वही बात कि आप किसी एटोलॉजी को मालूम करें, यानी किसी बीमारी के कॉज को मालूम करें, और अगर कोई एक कॉज है या फिर बहुत सारी कॉजेज है, या कोई एक बीमारी है या बहुत बीमारियां हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे मालूम करेंगे और किस तरह उसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी में। अभी आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, आगे जो है इसके मेन जो चीज़ें होंगी वो आगे के चैप्टर में, मतलब ये पूरा एक रिसर्च बेस्ड चीज़ है ना। इसके अलावा टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डेवलपिंग कंट्रोल मेजर्स एंड प्रिवेंशन प्रोसीजर, वही बात कि जब हमें बीमारियों का, रिस्क फैक्टर का, कॉजेस का पता चल गया, फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, और आबादी को, लोगों को उससे, उस बीमारी से कैसे बचाना है। दैट इज़ ऑल द पर्पसेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा आपको हेल्थ और वेल बींग की डेफिनेशन बताई गई है, तो आई थिंक कि ये कुछ हम 100 दफ़ा पढ़ चुके हैं कि क्या डेफिनेशन है हेल्थ की। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप में कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी है, ऐसा नहीं होता। आप मेंटली, सोशली, फिजिकली बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप आपने जो काम करने होते हैं रोज़मर्रा के, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप सोशली बिल्कुल अच्छे हैं, लोगों के साथ अच्छे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप में है, बिल्कुल आप फिट है, तो आप हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप ठीक है और लोगों से आप मिलते जुलते नहीं है, मेंटली भले आप बर्बाद हो, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो, लेकिन आपको कोई बीमारी ज़ाहिरी कोई नहीं है तो आपको लग रहा होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक होते नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वेलबींग जो है ये कंपोनेंट ऑफ हेल्थ है कि बंदा सेहतमंद हो, उसको सारी चीज़ें सही से करें, अपने डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ जो होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीन चीज़ें आती हैं, ये वेलबींग का हिस्सा होता है जब आप इन तीन चीज़ों में बिल्कुल ठीक होते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब इसमें वेल बीइंग में ज़्यादातर हम साइकोलॉजिकल चीज़ें बात करते हैं ना, कि बंदा दिमागी तौर पर ठीक हो, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक हो। जैसे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बात की थी, एक चैप्टर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और फिजिकल वेल बीइंग का मतलब ये होगा कि कोई बीमारी, कोई इलनेस नहीं है, ठीक है, तो आप फिजिकली वेल बीइंग है। अच्छा, इसकी तरह टर्म्स टू नो, इसमें हम कुछ टर्म्स, कुछ अल्फाज बार बार पढ़ेंगे जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? द एक्सटेंट दैट people within a population who do not have a disease develop the disease during a specific time period। एक आबादी है, उसमें एक बीमारी फैल रही है और काफ़ी सारी फैल चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो उस बीमारी के घेरे में नहीं आए। लेकिन जब वो बीमारी उन लोगों में भी चली जाएगी, कि फॉर एग्जांपल पहले 100 लोग बीमार थे और 50 लोगों में वो बीमारी नहीं थी, ठीक है, अब वो बीमारी 100 लोगों से वो बाकी 50 में भी जा रही है, तो 110 120 लोग बीमार हो रहे हैं। तो जो 10-20 नए केसेस आ रहे हैं ना, जो न्यू केसेस आएंगे, उसको हम कहेंगे इंसिडेंस, ठीक है, यानी वो लोग जो पहले बीमार नहीं थे और अब वो बीमारी उनमें भी आ रही है, तो ये जो न्यू केसेस आ रहे हैं, इन न्यू केसेस को हम कहेंगे इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस वही जिनको पहले से वो बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 लोगों को पहले से बीमारी है, तो वो 100 लोग जो है हु हैव अ सर्टेन डिजीज एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, उनको पहले से वो बीमारी है, तो वो प्रेवलेंस है। प्रेवलेंस के बाद जो नए केसेस आएंगे वो इंसिडेंस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहले शायद हम पढ़ चुके थे, तो इतना कोई खास उसमें मतलब एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। अब यहाँ पे आपको 7 यूजेस टू स्टडी एपिडेमियोलॉजी। अब इसमें मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ कि क्या क्या है। टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यानी एपिडेमियोलॉजी को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बीमारी को पढ़ते हैं, बीमारी की हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसका एक रिजल्ट मतलब लेके आते हैं, प्लान करते हैं कि इसको हमने किस तरह ट्रीट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, डिजीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और डिजीज की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कम्युनिटी डायग्नोज। जब हम बीमारी को पढ़ेंगे तो फिर उसको यानी बीमारी क्या है, कंडीशंस क्या है, इंजरीज, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज, उसकी वजह से जितने भी मसले हो रहे हैं वो क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं ना। ये कोई भी बीमारी हो तो आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे। तो दूसरा जो इसका यूज है दैट इज कम्युनिटी डायग्नोज। फिर नंबर 3 क्या है, लुक एट रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एज दे अफेक्टेड पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कौन लोग जो, या कौन सी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कौन लोग उसकी वजह से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, मर्द, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर उनको हम गाइड करते हैं और उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, नंबर 4 क्या होगा, असेसमेंट, इवॉल्वेशन एंड रिसर्च। वही बात कि आप अगर कोई बीमारी है और लोग बीमार है तो आप उनका असेसमेंट करोगे, फिर उनका एक नतीजा निकालोगे कि भाई ये बीमारी इन लोगों में इतनी है, इतने, जैसे बच्चों में ज़्यादा है तो जवान लोगों में नहीं है, यंग में नहीं है, ठीक है, या फिर बूढ़ों में ज़्यादा है, और या फिर आप कह सकते हैं कि मर्दों में ज़्यादा है औरतों में नहीं है, या औरतों में ज़्यादा है मर्दों में नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उसमें एवॉल्वेट करते हैं, उसका एक नतीजा निकालते हैं और फिर उस पे रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च में हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई उसके ऊपर यूज़ करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली जो बीमारी होती है या उस दवाई का इफ़ेक्टिवनेस क्या आ रहा है, असर क्या आ रहा है, ठीक है, उसको कितनी क्वालिटी में, कितने क्वांटिटी में देना चाहिए, ठीक है, और कहाँ-कहाँ पे वो अवेलेबल है, ये क्या वो लोग वो ले सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। साथ-साथ आप बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, दैट्स ऑल इन द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5, कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर। क्लिनिकल पिक्चर का मतलब क्या होगा कि आप एक बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी की पूरी चीज़ें उसमें देखोगे कि आपके पास एक कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर आ जाए, यानी उसके रूट्स काजेज़, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशंस, उसके डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ आपके पास जब आ जाएगा ना, और आपको पता चल जाएगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक इस बीमारी को हम ऐसे रोक सकते हैं, तो ये कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर हो जाएगा। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे, डायग्नोस करोगे, फिर उसको जो है वो
किस तरीके से स्पेसिफिक डिजीज़ को आप रोक सकते हो, आप उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है? उसके कॉजेज़ क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या होंगे, सारी की सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाएँगी, तो आपने एक कंप्लीट किया है, एक क्लिनिकल पिक्चर कंप्लीट किया है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा नंबर 6 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम। सिंड्रोम जो है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मसले होते हैं, ठीक है? तो आप उसको यानी कि समझने की और आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम है या फीटल अल्कोहल है या बच्चों में जो सडन डेथ्स होते हैं, ठीक है? तो ये सिंड्रोम होते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये चीज़ें हमने समझनी होती है। अच्छा, उस सिंड्रोम के डिटेल पे मैं नहीं जा रहा कि क्या-क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं डिस्कस किया हुआ। अच्छा, नंबर 7 डिटरमाइन द कॉजेज़ एंड सोर्सेज़ ऑफ डिजीज़। नाम से ही आपको पता चलेगा, हेडिंग से, कॉजेज़ क्या है, सोर्सेज़ क्या है, किस तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं और कोई किस किस रूट्स कॉजेज़ की वजह से, किस वजह की मतलब क्या है, मेन कॉजेज़ उसके क्या है जिसकी वजह से बीमारियाँ होती है, ठीक है? अच्छा, अब आपको एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल बताया जा रहा है कि एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल क्या है? अच्छा, एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई बीमारी पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उस बीमारी के फैलाने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी जो कि एक पॉपुलेशन में फैल रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो उस बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या फिर जो हशरात वगैरह होते हैं, ठीक है? उसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है? तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो इस चीज को एक शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी जो है ये कहाँ से फैलती है, किसके जरिए फैलती है और कहाँ तक जाती है, कौन से लोग इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं और इस चीज को हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है? ये इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल और इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल में आपको बताया गया है कि मेनली डिजीज रिलाई ऑन एन एजेंट, यानी कि कुछ बीमारियां, यानी कि बहुत सारी बीमारियां ज्यादातर किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं फैलने के लिए, एजेंट के ऊपर। अब एजेंट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी फैलाए, ठीक है, या जिसकी वजह से बीमारी हो रही हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कहते हैं ना, तो वो क्या होगा? वो होगा एजेंट। बीमारी कॉज करवाने वाली जो चीज है वो क्या है? वो है एजेंट। अब ये जो epidemiologists use an ecological view to assess the interaction of various elements and factors in the environment and disease related implication। यानी एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यही देखते हैं कि ये जो डिजीज है किस वजह से फैलती है और ऐसे क्या फैक्टर, ऐसे क्या एलिमेंट्स है, ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बीमारी को फैलाते हैं या इसकी वजह से बीमारियां फैलती है। अब यहाँ पे अगर एक कॉज ना हो किसी बीमारी की, वजूहात जो है वो कोई एक ना हो बल्कि ज़्यादा हो, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हो, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल कॉजेशन। जैसे कोई बीमारी है वो किसी एक चीज़ की वजह से नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो रही है। वैसे तो बीमारियाँ ज़्यादातर किसी एक बैक्टीरिया, किसी एक वायरस की वजह से होती है, लेकिन आप जैसे आप समझ लो जो जो फ्लू होता है ना, फ्लू, जुकाम, नज़ला जो होता है, इसके कॉजेज वायरसेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो कोई एक वायरस नहीं होता जो आपको फ्लू करवाता है। आई थिंक कुछ 20 से 30 वायरसेस होते हैं जो डिफरेंट वायरस है और बार-बार आपको फ्लू करवाते हैं। इसलिए हमें फ्लू बार-बार होता है ना, कोई एक दफ़ा नहीं होता। तो ये मल्टीपल कॉजेशन कहलाएगा। जो जिस बीमारी के या जिस मसले के बहुत सारे कॉजेज हो तो उसको हम मल्टीपल कॉजेशन कहते हैं। अब ये जो एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल है इसमें 4 चीज़ें आती हैं, वैसे तो 3 है लेकिन इसमें 4 टाइम ऐड किया हुआ है तो हम वो भी पढ़ते हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले उसमें है रोल ऑफ होस्ट। रोल ऑफ होस्ट और दूसरा एजेंट, फिर एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस और नंबर 4 टाइम, ठीक है? अब इसमें 4 चीज़ें हैं, हम डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या है, लेकिन आपने पहले इसके जो नाम है ना वो याद रखने हैं, ठीक है? अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज़ का दूसरे के साथ, जैसे रोल ऑफ होस्ट है ना, तो होस्ट का एजेंट के साथ, एजेंट का एनवायरनमेंट के साथ और टाइम के साथ क्या ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये 4 फैक्टर मतलब बीमारी को फैलाने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन 4 चीज़ों की वजह से बीमारियाँ फैलती है और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है? आपने बीच में से
किसी भी चीज़ को हटा दिया तो बीमारी रुक जाएगी और आगे फैलेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो बताया गया है कि एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल, सबसे पहले इसमें एजेंट, फिर होस्ट, फिर टाइम, एनवायरनमेंट और बीच में आपको टाइम बताया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले एजेंट होगा। एजेंट मतलब जैसे कि जो बीमारी पैदा करने वाली चीज होती है, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा एजेंट, जिस चीज की वजह से बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस किस वजह से होता है? कोरोना वायरस की बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है। ठीक है, अब ये कोरोना वायरस क्या है? ये है एजेंट। ठीक है, कोरोना वायरस जाएगा, किसी बॉडी में एंटर होगा और उस बंदे को बीमार बनाएगा। तो उसकी जो बॉडी है, किसी भी बंदे की बॉडी है जिसमें कोरोना वायरस एंटर हुआ, तो उससे अपना खुराक लेगा और वहां पे बीमारी, जिसको हम पैरासाइट कहते हैं ना, तो वहां से खुराक लेगा और बीमारियां पैदा करेगा। अब ये जिस बंदे के बॉडी में वायरस गया है, वो बंदे की बॉडी उसके लिए क्या है? होस्ट है। ठीक है, मेजबान जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि वहां से अपना फूड ले रहा है, तो ये होस्ट। और फिर उस होस्ट में उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि उसमें वो वायरस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, अपना तादाद बढ़ा रहा है और बंदे को बीमार कर रहा है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, कि जितना टाइम वायरस को चाहिए उतना टाइम उसको मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें फैलेगी और बीमारी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बंदे में मूव करेगी, ट्रांसमिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें आगे बताई गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले एजेंट का मैंने आपको बताया, जो कॉज ऑफ डिजीज है। अब इसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, मोल्ड कुछ भी आ सकता है, या कोई केमिकल, रेडिएशन, हीट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? होस्ट। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो एंटर होगा, एजेंट एंटर होगा। ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कोई भी चीज, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मतलब वो पैथोजन को अपने अंदर बॉडी में जगह दे रहा है और उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा दे रहा है जो उसके लिए सूटेबल है और उसमें वो पैथोजन ग्रो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नीचे पैथोजन का भी बताया गया है, तो वो एजेंट के साथ आप इसको मिला सकते हैं कि एजेंट ही होता है हर वो चीज जो बीमारी कॉज करवाए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, अब इसमें जो है इम्यूनिटी में भी डिपेंड करता है कि बंदे की इम्यूनिटी क्या है। अगर बंदे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो शायद उसको इतना मसला ना हो और उसको बीमारी ना हो। ठीक है, या कोई जेनेटिकली वो बहुत अच्छा है, या कोई जेनेटिकली वो बहुत बुरा है। ठीक है, या इम्यूनिटी उसकी बहुत खराब है, या कोई उसका स्टेट ऑफ हेल्थ आप देखो, हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत खराब है। ठीक है, या फिर ओवरऑल उसकी फिटनेस क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत फिट बॉडी और फिट सेहत है उसका, या कुछ ऐसे हैं जो फिट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके इम्यूनिटी, आपके बॉडी, आपके डिजीज ट्रांसमिशन के ऊपर असर कर सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया कि फेवरेबल सराउंडिंग है, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा ऐसी हालत, ऐसा सराउंडिंग आपने दे दिया जिसमें वो जो पैथोजन है, जो वायरस, बैक्टीरिया है, वो क्या करें? वो ग्रो करें और फिर डिजीज ट्रांसमिट करें। यानी एक बंदे में कोरोना वायरस की बीमारी आ गई और उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, और फिर वो बंदा दूसरे लोगों के साथ मिल रहा है, तो दूसरे लोगों में भी वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये जो है कोई, अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो इसमें आपके कल्चरल और वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट वाइज आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, या फिर आप कोई ऐसे एक्टिविटीज़, कोई ऐसा आपका कल्चर है जिसकी वजह से आपको बीमारी लग सकती है, तो ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टाइम, टाइम जा क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड आपने पढ़ा होगा कि जब वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो बीमारी एंटर होने से लेके बीमारी पैदा होने तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो वो टाइम अगर आपने उसको दे दिया कि वो इंक्यूबेशन पीरियड गुजार के आता है, फिर जो है वो मतलब अपना तादाद बढ़ाता है और आपको बीमार करता है, तो उसको आपने टाइम दे दिया। ठीक है, अब ये जो टाइम आपने दे दिया तो उसके बदले में वो आपको बीमार करेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने बढ़ा दी, तो इसी तरीके से वो इलनेस और डिजीज और कंडीशन आपके बॉडी में कॉज करवा देगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है? द एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल में हमने इसमें से किसी भी स्टेप को रोकना है, ब्रेक वन लेग ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम या तो एजेंट को रिमूव करेंगे या होस्ट में जो है ऐसे मतलब
ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह देंगे ताकि उसमें वो जो एजेंट आया था वो ख़त्म हो जाए, जैसे हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। और इसमें या फिर एनवायरनमेंट उसका डिस्टर्ब करेंगे एजेंट का, ठीक है, या फिर होस्ट का जो एनवायरनमेंट जो उसको दे रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। उसमें से कोई भी चीज़, कोई भी चेन का कोई एक पार्ट ब्रेक करेंगे तो एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा और बीमारी रुक जाएगी, ठीक है। अब हमने हमारा मेन गोल, पब्लिक हेल्थ का मेन गोल क्या है? टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हमने बीमारी को रोकना होता है। अब इसमें से यही जो ट्रायंगल हमने मतलब ड्रॉ किया था या देखा था, ठीक है, तो इसमें हम किसी भी जगह पे जो है उसको स्टॉप करेंगे। तो वो जैसे होस्ट से, एजेंट से वो होस्ट में जा रहा था ना, तो जब आपने एजेंट और होस्ट के बीच का फासला ख़त्म कर दिया और उसको तोड़ दिया तो एजेंट होस्ट में जाएगा नहीं और बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अच्छा, अब इसमें डिजीज ट्रांसमिशन जो है वो कई कई तरीक़ों से हो सकता है, यानी बीमारियां किन किन चीज़ों से फैल सकती है। तो इसमें आते हैं फोमाइट्स। फोमाइट्स में जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे यूज़ करने जैसे कोई बर्तन वगैरह, कोई कपड़े या फिर इस तरह की चीज़ें जिससे वो बीमारी एक बंदे से दूसरे को लग सकती है, वो फोमाइट्स। पेंसिल, पेन, डोर नॉब या फिर इन्फेक्टेड ब्लैंकेट या स्टेथोस्कोप वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह, सिरिंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम इन्फेक्टेड लोगों का यूज़ करेंगे तो हमें भी वो बीमारी हो सकती है। तो फोमाइट में इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग चीज़ें आती हैं। इसके अलावा वेक्टर। वेक्टर क्या है? नॉन ह्यूमन कैरियर ऑफ डिजीज। कोई भी चीज़ जो नॉन ह्यूमन है, यानी कि इंसान नहीं है, इंसान के अलावा जानवर है या फिर ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह है, ठीक है, तो उसमें जो बीमारी फैलाएं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेक्टर। जैसे कि फ्लाई, जैसे मक्खियाँ वगैरह होती हैं, फ्ली, मॉस्किटो, रोडेंट्स, जो क्या कहते हैं, रोडेंट्स, चूहे वगैरह, ठीक है, या फिर कोई भी जानवर इस तरह का हो और उसकी वजह से बीमारी फैले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या, ज्यादातर इसमें हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिजर्वाइवर। रिजर्वाइवर जिसमें वो बीमारी मौजूद हो, ठीक है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो बॉडी से निकलते हैं और उसकी वजह से जो है वो बीमारी फैलती है, जैसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सॉइल या फिर कोई भी एनिमेट ऑर्गेनिक मैटर हो, जैसे फॉर एग्जांपल फीसेस पास करते हैं या फूड में ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है, जो इन्फेक्शस हो और इसमें वो बीमारी होने के खतरात हो, तो इसको हम कहते हैं रिजर्वाइवर। जूनोसिस। जूनोसिस मतलब वो बीमारी जो एक एनिमल से इंसान को लग जाए, जैसे कुत्ते से जो है बीमारी लगती है जब कुत्ता काटता है, ठीक है, तो रेबीज का जो मसला होता है वो जूनोसिस में आएगा। या फिर ऐसे कोई किसी और जानवर से कोई बीमारी लगे तो वो जूनोसिस में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कैरियर। कैरियर वो जो वो बीमारी लेके चलता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसमें लेटेंट टीबी है, तो उसको खुद तो नहीं है लेकिन उसमें वो टीबी का मसला है, ठीक है, तो वो कैरियर हो गया। या फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें थैलेसीमिया के जीन होते हैं। अब थैलेसीमिया उसको खुद नहीं होती लेकिन वो जीन उसके बॉडी के अंदर होते हैं। अगर आप लोगों ने जेनेटिक इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें आपको कैरियर का नाम पता होगा, पढ़ा होगा। तो कैरियर है लेकिन उसमें उसमें खुद नहीं है लेकिन उसमें वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब वो कैरियर होगा तो उसमें वो जीन और वो सारी चीज़ें मौजूद है, तो उनसे दूसरे लोगों में और उनके बच्चों में वो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। सम कैरियर में बी इन्फेक्टेड एंड नॉट बी सिक, यानी इन्फेक्टेड हो सकते हैं लेकिन आपको सारी चीज़ें शायद वो नज़र ना आए। जैसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, टीबी। जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक एक्टिव होता है। एक्टिव में तो बंदा टीबी का मरीज होता है, लेकिन लेटेंट में वो बीमारी उसके बॉडी में होती है लेकिन वो खुद मरीज नहीं होता, ठीक है। तो वो टीबी का कैरियर हो गया, उससे वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ वो ज्यादा क्लोज हो। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है टाइफाइड मेरी का, ठीक है। टाइफाइड जो है एक मतलब बीमारी है, आपको पता है, और मेरी एक फीमेल थी, मेरी मेलन, जो 1869 में पैदा हुई थी और 1938 में वफात हो गई थी, ठीक है। ये वाज द फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ हेल्दी कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर। मतलब ये पहली दफ़ा एक ऐसी औरत थी जिसमें फर्स्ट टाइम टाइफाइड फीवर का कैरियर जो है उसको माना गया था, ठीक है, कि ये एक ऐसी फीमेल है जिसको खुद टाइफाइड नहीं है लेकिन टाइफाइड कैरियर है, उसमें वो बीमारी इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, ठीक है।
तो ओवर द कोर्स ऑफ हर करियर एज अ कुक, वो कुक थी ना, शेफ जिस तरीके से होती है, और वो लोगों के लिए खाना वाना बनाती है, तो वो काम करती थी। तो उसने कुछ 47 पीपल को टाइफाइड से इन्फेक्टेड किया था, जिसमें से कुछ मर गए थे, तीन लोग उसमें से मर गए थे, और 47 लोगों को उसने वो इन्फेक्शन ट्रांसफर किया था। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कैरियर। ठीक है। अब एक्टिव कैरियर, कन्वल्सेंट कैरियर और हेल्दी कैरियर का आपको बताया गया है। तो डिजीज ट्रांसमिशन में कैरियर का भी जो है मतलब रूल हो सकता है। अब इसमें एक आपको बताया एक्टिव कैरियर। एक्टिव कैरियर इंडिविजुअल एक्सपोज टू एंड हार्बर्स अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा बंदा है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किसी भी पैथोजन को एक्सपोज्ड है, मतलब उसके बॉडी में वो चीज़ें आ सकती हैं, या फिर उनके बॉडी में होगी भी। मतलब हार्बर का मतलब वो है कि उसके बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, लेकिन शायद उसको वो मसला था और उसे रिकवर हो चुका है, लेकिन थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी उसके बॉडी में मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव कैरियर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना वायरस की बीमारी थी, उससे वो रिकवर हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कोरोना वायरस उसके बॉडी में मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम एक्टिव कैरियर कहते हैं, और ये एक से दूसरे बंदे को फैल सकती है, ठीक है। इसके अलावा कन्वल्सन, कन्वल्सन में वही बात कि एक्सपोज है या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्बर है, उसमें वो मौजूद है, लेकिन वो रिकवरी फेज में है। अभी वो काफ़ी सारी जो है वो बीमारी के फेज से गुजर चुका है, और अभी वो रिकवर होने वाला है, लेकिन अभी भी वो इन्फेक्शस है, ठीक है, अभी भी उसके बॉडी में इन्फेक्शन है, खत्म होने वाला है भले, लेकिन है, ठीक है। तो इसको हम कन्वल्सन कैरियर कहेंगे, और इससे भी वो बीमारी हो सकती है ट्रांसफर। इसके अलावा हेल्दी कैरियर, हेल्दी कैरियर में जो है वो चीज़ें तो होंगी, ठीक है, मतलब पैथोजन वगैरह हो सकते हैं, लेकिन उसके बॉडी में आपको कोई साइन सिम्टम नज़र नहीं आएंगे, शायद वो रिकवर हो चुका हो, या फिर अगर रिकवर नहीं हुआ तो उसके बॉडी में वो चीज़ आ गई है, लेकिन अभी वो बीमार नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी हो सकता है हेल्दी कैरियर। अब मूड ऑफ ट्रांसमिशन, मूड ऑफ डिजीज का बताया कि मेथड बाई विच एन एजेंट कैन बी फास्ट फ्रॉम वन होस्ट टू द नेक्स्ट। वही बात कि मूड डिजीज ट्रांसमिशन क्या है कि जब एक पैथोजन या एजेंट एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो ये मूड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो है किसी इंसान के जरिए हो सकता है या किसी एनिमल के जरिए हो सकता है, और इसके दो मेन तरीके हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, एक बंदा जो बीमार है वो दूसरे बंदे से मिले, ठीक है, और डायरेक्टली जो है वो एक से दूसरे में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, हाथ मिला लिया, गले मिल गए, कोई चीज़ ऐसे यूज़ की, ठीक है, तो आ, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाएगा। इसी तरह डायरेक्ट ट्रांसमिशन वही पर्सन टू पर्सन ना, जिसमें पैथोजन जो है वो डायरेक्टली एक बंदे से होस्ट से रिजर्वाइवर, मतलब ये होस्ट या रिजर्वाइवर जो होगा उससे निकलेगा, और ससेप्टेबल, ससेप्टेबल होस्ट वो होता है जो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, यानी जिसमें दूसरा बंदा जिसमें बीमारी जाने वाली है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट यानी कि हाथ मिलाने से, गले मिलने से, उठने बैठने से साथ, ठीक है, उससे हो सकता है, या फिर कोई बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली उससे तो नहीं मिल रहे, लेकिन कोई दूसरी चीज़ आप उसकी इस्तेमाल की हुई यूज़ करते हो और उससे आपको बीमारी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे कि वो आपके आसपास बैठा है और उसने स्नीजिंग की है या वो खांसी की है, ठीक है, और उसके बॉडी से वो फ्लूइड और एयरबोर्न जो चीज़ होती है ना, वो निकल गई और फिर आपने इनहेल की, तो वो हो सकता है। या फिर वाटर बोर्न, उसने पानी पिया और आपने पिया, ठीक है, दोनों ने एक ही पानी पिया, या फिर उससे जो पानी, मतलब वाटर बोर्न हो सकता है ना, उसके घर से आ रहा है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो पानी से लगती है। फॉर एग्जांपल कोई आपको पता ही नहीं है कि कौन सी वो है, लेकिन आप ऐसा पानी यूज़ करें, जैसे लोग पाइप में वगैरह पानी आता है और लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है बीमारियाँ, ठीक है। व्हीकल बोर्न, वेक्टर बोर्न, यानी कि जो एक बंदे को मलेरिया है, उसको किसी मच्छर ने काट लिया और वो मच्छर आ गया, उसने आपको भी काट लिया, तो इनडायरेक्ट हो गया ना, तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है। अच्छा, ये वही वाटर बोर्न, एयर बोर्न, व्हीकल बोर्न, यानी कि जो क्या कहते हैं,
बर्तन वगैरह की वजह से, फोमाइट्स की वजह से हो, ठीक है, और वेक्टर बोन जो कि एनसेक्स वगैरह की वजह से हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको चेन ऑफ ट्रांसमिशन बताया गया है कि ये जो चेन है, जो मतलब डिजीज ट्रांसमिट होने का जो रास्ता होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ऐसी चीज़ें जो एक से दूसरे, दूसरे तीसरे और तीसरे चौथे में कन्वर्ट होके या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बीमारी एक बंदे से दूसरे में जाए, तो उसको हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। अब चेन ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, व्हेन पैथोजन और एजेंट लीव द रिजर्वाइवर, जब एक पैथोजन होगा वो रिजर्वाइवर यानी जिस बंदे में वो बीमारी है या जिस चीज में वो है उससे निकले, ठीक है, थ्रू अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, किसी रास्ते से तो निकलेगा ना। यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा जिसको कोई बीमारी है तो उससे वो कैसे निकलेगा, वो या तो निकलेगा उसके माउथ से या उसके नोज से या उसके ब्लड से या उसके सलाइवा से या उसके फीसेस से या उसके यूरिन से, कोई भी पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी निकलने का रास्ता, ठीक है, वो हो सकता है। और फिर एक बंदे से जब वो निकल गया तो फिर बहुत सारे मूड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसके फैलने के, ठीक है। हमने क्या करना है, इस चेन को किसी भी जगह पे जाके रोकना है, स्टॉप करना है, और इसी तरीके से बीमारी को हम रोक सकते हैं। आगे आपको वो बताया गया ना, एटोलॉजिकल एजेंट, यानी कि एक एजेंट है, फिर रिजर्वाइवर है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फिर होस्ट है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले चेन ऑफ ट्रांसमिशन का आपको बताया, पैथोलॉजिकल एजेंट यानी कि जो एजेंट है, ठीक है, तो बैक्टीरिया वायरस है वो जाएगा पहले कहाँ, रिजर्वाइवर में जाएगा, यानी किसी बंदे की बॉडी में जाएगा। अब वो रिजर्वाइवर जो है उससे अगर वो डिजीज ट्रांसमिट होगी यानी फैलेगी तो उसके बॉडी में कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगी ना। तो जहाँ से वो निकलती है वो कहलाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद वो ट्रांसमिट होगी, यानी पानी के जरिए, हवा के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। अब जब वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होगी तो दूसरा जो सही बंदा है, जो हेल्दी है, उसके बॉडी में किसी न किसी चीज़ के ज़रिए वो एंटर होगी। आँखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए, मुँह के ज़रिए, ठीक है? ब्लड के ज़रिए, स्किन के ज़रिए, कुछ भी हो सकता है। तो जिस रास्ते के ज़रिए वो बॉडी में एंटर होती है बीमारी, उसको हम कहेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री। और पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद सोर्स ससेप्टेबिलिटी, यानी वो बंदा अगर ससेप्टेबल है, कमज़ोर है, इम्यूनिटी उसकी वीक है, ठीक है? तो क्या होगा, उसको ज़्यादा यानी कि आसानी के साथ वो बीमार हो जाएगा और इसी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से बीमारी ये साइकिल चलता रहता है और इसको कहते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन। हमने क्या करना है, इसको किसी भी स्टेज पे जाके रोकना है। जैसे पोर्टल ऑफ एग्जिट को हम ख़त्म करें। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो बीमार है और वो किसी दूसरे बंदे से मिल रहा है और उसको खांसी आ रही है, छींकें आ रही है, ठीक है, तो वो अपना माउथ और नोज कवर करके खांसी करें या छींके करें, ठीक है, तो शायद वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हम बंद करें। या ट्रांसमिशन अपने आप के मास्क वगैरह लगा के रखें, ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री हम बंद करें या अपना इम्यून सिस्टम वगैरह ठीक करें। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो ये हमने पहले पढ़ा कि वो चीज़ जो कि बीमारी फैलाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये इन्फेक्शन वगैरह फैलाते हैं। फैक्टर्स क्या है, जैसे कि आपको मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन, वो सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। रिजर्वाइवर क्या है, वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ जहाँ पे ये इन्फेक्शियस एजेंट्स रहते हैं, वो रिजर्वाइवर, जैसे ह्यूमन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, जिससे वो एक बंदे की बॉडी से या एक रिजर्वाइवर से निकलता है, ठीक है, और दूसरे होस्ट में जाता है। अब ये रिस्पायरेटरी सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन, सीमेन, सलाइवा, लीजन, कुछ भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसमें बीमारी फैलती है, जैसे पर्सन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट का हमने पढ़ा, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री, जिससे बीमारी दूसरे बंदे में एंटर होगी, ठीक है, जैसे रिस्पायरेटरी, म्यूकस, स्किन, माउथ, इंजेक्शन, कुछ भी हो सकता है। होस्ट ससेप्टेबिलिटी, एक बंदे का इम्यून सिस्टम का वीक होना, उसका इतना रेजिस्टेंस पावर ना होना कि वो उस बीमारी को रोक सके, ठीक है, तो वो होस्ट ससेप्टेबिलिटी कहलाएगा। अब ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन में वही कि आप कंट्रोल, एजेंट को कंट्रोल करें, उसको जो एजेंट है उसको किसी तरीके से ख़त्म करे,
और जिसको बीमारी हो गई, जो रिजर्वाइवर है, उसको क्वारंटाइन करें, उसको दूसरे लोगों के साथ ना मिलने दें, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही, ठीक है। इसके अलावा उसके पोर्टल ऑफ एग्जिट को और पोर्टल ऑफ एंट्री को हम मतलब कंट्रोल करें, ठीक है। आइसोलेटेड रूम हमने मतलब है, या मास्क वगैरह यूज़ करें ताकि वो बीमारी ना फैले। और इसके अलावा उसके इम्यूनिटी को, उसके रेजिस्टेंस को हम बेहतर बनाएं, ठीक है। अच्छा जी। अब आपको लेवल ऑफ डिजीज बताए गए हैं। इसमें मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है। जैसे कि डिजीज़ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट आपको पता है, जो बहुत ज़्यादा एक्यूट मसले जो होते हैं वो सीवियर होते हैं, यानी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक तो ऐसे नहीं, लेकिन जल्दी हो जाते हैं, तो उस एक साथ ही उसका जो सारा एक किस्म का दर्द और जो तकलीफ होती है ना, वो एक साथ ही आ जाता है, इसीलिए सीवियर होते हैं। थोड़े बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं और ज़्यादातर ट्रीटेबल होते हैं, यानी जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें फ्लू आता है, कोल्ड, HIV का वायरस, जब वो पहले पहले आएगा ना, ठीक है, हेपेटाइटिस B और C के वायरस, तो ये एक्यूट। इसी तरह सब एक्यूट जो है वो एक्यूट से थोड़ा सा ड्यूरेशन में ज़्यादा है, ठीक है, सिवियरिटी में भी ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, एक्यूट से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें भी बंदा ठीक हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्रॉनिक, क्रॉनिक आपको पता है जो लॉन्ग लास्टिंग बीमारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक चलती है, लेकिन ये इतनी मतलब ख़तरनाक नहीं होती, ख़तरनाक तो होती है, लेकिन उतनी नहीं जैसा एक्यूट या उस तरह का हो, ठीक है। और इसमें बहुत टाइम तक चलती है, अगर लाइफ टाइम ना भी हो तो भी बहुत टाइम तक चलती है। जैसे कि इसमें अक्सर मरीज़ फुली रिकवर नहीं होते और वक्त के साथ साथ ख़राब होते जाते हैं मज़ीद, ठीक है। और अम, अगर ये एक खतरनाक बीमारी भी है, जैसे एड्स या फिर शुगर या फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो इसमें अगर खतरनाक बीमारी भी है तो आपको एक साथ या अचानक कोई खतरा नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ बंदे की हालत और सेहत इतनी ख़राब होती है कि इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चलती है, जैसे एड या लिवर डिजीज़ या फिर इस तरह की चीज़ें। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है, तो ये हम वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि क्या है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम मरीज या कोई भी बंदा जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसको पहले से ही ऐसे एहतियातन और चीज़ें बता देते हैं ताकि वो एहतियात करे, उसको बीमारी हो ही ना, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करवाना और अपने सफाई का ख्याल रखना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी बंदे को बीमारी ना भी हो तो वो करेंगे तो शायद बीमारी ना हो उसको, ठीक है, ना होने का खतरा हो। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। सेकेंडरी, जब किसी को बीमारी हो गई तो आप उसको जल्द से जल्द डायग्नोज करें, टेस्ट वगैरह, स्क्रीनिंग वगैरह करवाएं, ठीक है। और उसको डायग्नोजिंग जो प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन। और फिर जब किसी को बीमारी हो गई, आपने डायग्नोज भी किया, बाद में आपको जाके पता चला, फिर आप उसको साइन सिम्टम को मैनेज करते हैं, सर्जरी वगैरह करवाते हैं, उसको लाइफ क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने उसको एडमिट किया, रिहेबिलिटेट किया, ये टर्शियरी प्रिवेंशन कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको वैक्सीन किन किन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है आपको बताया, एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, कलरा, डिप्थीरिया, जर्म, मीजल्स, ये पढ़ लीजिएगा, सिर्फ आपको नाम बताए गए। एंड दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, इजी चैप्टर है, इतना कोई ख़ास नहीं है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।